सुबह के सत्र में हमने देखा कि हरित क्रांति क्रांति नहीं है, भ्रांति है। क्रांति माने अहिंसक नवनिर्माण। रिवॉल्यूशन इज द नॉन वायलेंट क्रिएशन। हरित क्रांति विनाश ही विनाश, क्रांति नहीं हो सकती। इसके पीछे एक षड्यंत्र है। हरित क्रांति हमने तो स्वीकार की क्योंकि वो समय की मांग थी। 2 समय की रोटी पर्याप्त रूप में हमने नहीं मिलती थी, इसलिए हमने स्वीकार की। लेकिन सारी दुनिया की संपत्ति लूटने वालों की एक व्यवस्था बन गई है। उस व्यवस्था को मैंने नाम दिया है विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था। हरित क्रांति उसी व्यवस्था ने निर्मित करके हमारे यहां भेजी है। हमारा उद्देश्य था खाद्यान्न का स्वावलंबन, लेकिन जिस महाव्यवस्था ने हरित क्रांति को हमारे देश में भेजा उनका उद्देश्य अलग था। भारत का खाद्यान्न स्वावलंबन उनका उद्देश्य नहीं था, उनके छुपे उद्देश्य थे, हिडन एजेंडास। 2 उद्देश्य थे उनके हरित क्रांति हमारे देश में भेजने के। पहला, हमारी अर्थव्यवस्था की लूट करना और हिंदुस्तान का सारी संपत्ति पैसा कहाँ जाना, यूरोप अमेरिका। और दूसरा उद्देश्य था हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विनाश करना। ठीक वही हुआ, ठीक वही हुआ। हमारा उद्देश्य था खाद्यान्न का स्वावलंबन, हम प्राप्त नहीं कर सके, विफल रहे। लेकिन उनका जो उद्देश्य था उनको सफल करने में हम सक्षम रहे। मैं उदाहरण दूंगा। जब कोई किसान संकर बीज खरीदने के लिए शहर आएगा, जन्नुक अभियांत्रिकी रूपांतरित बीज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खरीदने के लिए शहर आएगा, रासायनिक खाद खरीदने के लिए शहर आएगा, दवा खरीदने के लिए शहर आएगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए शहर आएगा, गांव का पैसा कहाँ आएगा? शहर में। अब शहर में पैसा रहे तो मान्य है, गांव में देश में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शहर में कमीशन रहता है, पैसा उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनी के माध्यम से जो निर्माण करती इन संसाधनों का विदेश जाता है। यानी जब भी आप बीज खरीदते हो, खाद खरीदते हो, दवा खरीदते हो या ट्रैक्टर खरीदते हो, पैसा कहां भेजते हो? देश के बाहर, उसी व्यवस्था के। आप कौन हो? उसी व्यवस्था के एजेंट हो, उसी व्यवस्था के सदस्य हो। आप व्यवस्था ही हो, आप व्यवस्था ही। क्योंकि जब जब आप कुछ वस्तु खरीदते हैं उनका बल बढ़ता है, क्योंकि पैसा उनके पास जाता है, उनका सामर्थ्य बढ़ता है। साथियों, इसको देशभक्ति नहीं कहते, इसको आध्यात्म तो बिल्कुल नहीं कहते। इसका अर्थ है कि हमें रासायनिक कृषि का विकल्प चाहिए। क्या विकल्प की आवश्यकता है? इसका विकल्प ये, उसका विकल्प वो, उसका विकल्प वो, कहां तक दौड़ रहेगी? एक के बाद अनेक विकल्प ढूंढते जाएंगे और खुद को लुटते जाएंगे। कहां तक चलेगा ये? इसका मतलब है हमें विकल्प नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी।
हमें जाना है जड़ की तरफ, जड़ की तरफ, मूल की तरफ। जब भी आप कोई विकल्प ढूंढते हो, शोषण व्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि वैकल्पिक संसाधन निर्माण करने वाली उनकी व्यवस्था होती है। जो आप खरीदते हो, पैसा वहां जाता है। इसलिए विकल्प की बात जो हो रही है वो हमें मान्य नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, व्यवस्था बदलाव की बात हो रही है, गलत है, गलत है। व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले खत्म हुए, बर्बाद हुए, व्यवस्था और बलवान हो गई। व्यवस्था परिवर्तन की बात मुझे लगता है बदलनी चाहिए। जब आप व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाते हो, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था सहजता से बदलने वाली नहीं है। तो संघर्ष होता है, संघर्ष का परिणाम विनाश होता है। हमारा आंदोलन अहिंसक है, हिंसा नहीं चाहिए हमें, संघर्ष नहीं चाहिए, संघर्ष विहीन जन आंदोलन। इसके लिए क्या करना होगा? साथियों, 10,000 साल का इतिहास है भारतीय खेती का। इन 10,000 सालों के पहले 5,000 सालों में खेती में गोबर के खाद का उपयोग नहीं होता था। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, भारतीय कृषि का इतिहास 10,000 साल का है। इन 10,000 साल के कालखंड में पहले 5,000, शुरुआत के 5,000 साल खेती में गोबर के खाद का उपयोग नहीं होता था। शिफ्टिंग कल्चर था, स्थलांतरित खेती थी। घने जंगल थे, पूरा भारत घने जंगल से भरा पड़ा हुआ था। मानवीय बस्तियां छोटी थी। जब आदिम मानव गुहाओं में रहता था और जंगल से फल लेता था, कंदमूली खाता था, शुद्ध शाकाहारी था। ईश्वर ने मानव को शुद्ध शाकाहारी रूप में भेजा है। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी, निवास के लिए गुहाएं कम पड़ने लगी, तो उसने सोचा कि गुहा के बाहर भी हमारा घर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो उसने वो पंछियों का घोंसला देखा। क्या बोलते हैं उसको? घोंसला। कि पंछी एक एक काष्ठ लाता है और अपना घोंसला बनाता है। उस घोंसले में अंडे डालता है और निवास करता है। उसके मन में आया, अगर प्रभु ने उसको घोंसला बनाने की अगर शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, प्रेरणा दी, तो मुझे क्यों नहीं? मुझे भी मेरा घर बनाना चाहिए। तो फिर जंगल से लकड़ी लेकर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। पहला आविष्कार उसकी झोपड़ी। गाय बहुत विपुल मात्रा में थी जंगल में। उसने देखा कि गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, बड़ा आनंदी है, खुशहाल है, स्वस्थ है। अगर गाय के दूध से बछड़ा स्वस्थ होता है तो क्यों न हम भी उसका उपयोग करें। फिर उन्होंने जंगल के गाय को पालना शुरू कर दिया। गोपालन की शुरुआत तब से हुई।
जंगल में भटकते भटकते कुछ घास दिखाई दी। कौतूहलवश एक घास का बीज लिया, खाकर देखा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसको लगा ये अच्छा है, क्यों ना झोपड़ी के पास लगा दे। वो घास का बीज लिया, झोपड़ी के पास लगा दिया, उसको नाम दिया गेहूं। जंगल की दूसरी घास दिखी, चक्कर दिखी, बड़ी स्वादिष्ट लगी, वो बीज लिया, झोपड़ी के पास लगा दिया, नाम दिया धान। इसका मतलब है आज हम जिन जिन फसलों को लेते हैं वो सारी जंगल की घास। प्रेरणा प्रकृति से आई, संसाधन प्रकृति से आया। यानी गोपालन मुख्य व्यवसाय था, दुग्धपान मुख्य व्यवसाय था, साथ में कंदमूली और फल भी खाता था। जब झोपड़ी के पास उसने बीज डाल दिए, तब से खेती की शुरुआत हुई। लेकिन देखा कि झोपड़ी के पास कम जगह है, जनसंख्या बढ़ रही है, इतने से काम नहीं चलेगा, तो खेती करना चाहिए। तब से ये शिफ्टिंग कल्चर शुरुआत हुई, जिसको हम स्थलांतरित खेती कहते हैं। जंगल काटा जाता है, तब तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, पत्थर को तराशा जाता था, उसकी कुदाल बनाया जाता था, कुदाल से भूमि को खोद दिया जाता था, बाद में बीज फेंक दिया जाता था, मिट्टी में मिला जाते। जबकि लाखों सालों से भूमि जंगल की भूमि थी, उर्वरा थी, 3 साल तक बहुत ज्यादा मात्रा में उपज मिलती थी। लेकिन जैसे ही उपज घटने लगती थी, वो जंगल छोड़ देते थे, नया जंगल काटते थे, ये जंगल अपने आप खड़ा होता था। इसको कहते हैं स्थलांतरित खेती, शिफ्टिंग कल्चर। आज भी मैंने आसाम के जंगलों में देखा है, आज भी मैंने वेस्टर्न घाट के जंगलों में, आदिवासी में ये शिफ्टिंग कल्चर देखा है। 5000 साल तक ये स्थलांतरित खेती चलती रही। इस 5000 सालों में देशी गाय का दूध पालन था, गो पालन था, लेकिन गोबर के खाद का उपयोग खेती में नहीं था, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। लाखों सालों से वो जंगल की उर्वरा भूमि खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं थी। खेती में गोबर के खाद का उपयोग कैसे करें, ये बताने वाला, खोज करने वाला अगर कोई पहला कृषि वैज्ञानिक हो गया है पूरी मानव के इतिहास में, वो है योगेश्वर श्री कृष्ण, गोकुल का चोर। क्या हुआ कि ये बाल कृष्ण गांव में आतंक मचा रहा था। मक्खन, दूध, दही को चुराकर अपने सगे साथियों को खिला रहा था, क्योंकि वो बहुत अशक्त थे। सारे गांव की गोपियां त्रस्त हो गई। यशोदा मां के पास जाकर बताने लगी कि इसका प्रबंध करे, हमें बहुत सता रहा है। जब भी बच्चा माता को सताता है, माता एक ही काम करते है, उसको पाठशाला में भेज देती है। यशोदा मैया ने सोचा इसको पाठशाला में भेजना चाहिए, तो संदीपान ऋषि के आश्रम में इनको शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। संदीपान ऋषि के पास पहली ही वार्ता चली गई थी कि बहुत बड़ा खतरनाक आतंकवादी आ रहा है, सारे गोकुल में आतंक मचा, यहां भी वो वही करेगा। तो उन्होंने सोचा इसकी रुचि कायम है गोपालन में, इसको गाय का काम दिया जाएगा। और संदीपान ऋषि ने बाल श्री कृष्ण को गो संवर्धन का काम दे दिया। उनको बताया कि भाई देख, इस गाय की सेवा करना है, गौ सेवा का काम आपको करना है।
झाड़ फूस करना है, वो सब वहाँ डाल देना है, उसको चारा खिलाना है, पानी पिलाना है, सारी व्यवस्था उसको आपको करना है। ये तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा ही काम मुझे मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका निरीक्षण बहुत तीक्ष्ण था। उन्होंने देखा कि जिस पेड़ के नीचे मैं गोबर का खाद डालता हूं वहां बहुत अच्छे फल है, बहुत ज्यादा मात्रा में, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, कोई कीट नहीं। लेकिन दूर में एक पेड़ खड़ा है, वहां डालता नहीं, वहां तो फल कम है और कीट भी ज्यादा है। बाल श्री कृष्ण के मन में एक बात बैठ गई कि जरूर देसी गाय के गोबर खाद में कुछ तो भी है जिससे ये फल ज्यादा आ गए, और भूल गए। शिक्षा समाप्ति के उपरांत जब वो अपने गांव लौट गए, उसी दरमियान बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हुआ, तूफान बना, और उड़ीसा को क्रॉस करके जब मथुरा राज्य में आया, 15 दिन घनाघाती बारिश हुई, घनाघाती बारिश लगातार। उस बारिश से खेती की उर्वरा मिट्टी बहकर चली गई, बड़े बड़े खड्डे। अब क्या करें? अभी तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हमें नए बीज डालना है, मिट्टी तो बहकर चली गई, अब क्या करें, कैसे खेती करें? गांव में चिंता होने लगी। साथियों, तब हर गोपी के पास 1000, 10,000, लाख गोधन होता था। वस्तु विनिमय का साधन ही गोधन था। जिसके पास सबसे ज्यादा गोधन वो राजा कहता था। अब आपके अगर शहर में जाइए, अक्टूबर महीने में, इसी महीने में शहर के आउटस्कर्ट में जहां गौले दूध उत्पादन करते हैं, 50 भैंस होते हैं, 10-20 गाय होती है, तो उसके घर के सामने जाकर देखिए तो गोबर के खाद की क्या लगता है? बड़ा ढेर लगता है ना, बड़ा पर्वत लगता है। जहां 50 भैंस है, 20 गाय है, वहां इतना ढेर, जहां लाखों गाय वहां कितना ढेर लगा होगा? पर्वत। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत, पहाड़। ये इसके मन में था कि गांव में चर्चा हो रही है, अगर ये पहाड़ उठाकर हमारे खेत में डालते हैं तो हमारी खेती उर्वरा हो जाएंगी, पौधे अच्छे बढ़ेंगे, क्यों ना पिताजी को बताया जाए। पहले माताजी को बताया, माताजी ने पिताजी को बताया, पिताजी को लगा कि ये काम की बात पहली बार कर रहा है ये, तो फिर उन्होंने मीटिंग लिया। मीटिंग में पारित हो गया प्रस्ताव, और दूसरे दिन पूरे किसानों ने बैलगाड़ियाँ और टोकरे और पावड़े लेकर वो जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठाकर खेतों में डाल दिया। उस साल फसल बहुत बढ़िया आई, पूरे आर्यावर्त में चर्चा होने लगी, लोग देखने के लिए आ गए। और फिर तेज गति से इस तंत्र का प्रचार हुआ। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं? गोबर का खाद खरीद कर भी डालते हैं। साथियों, हमारे जो बागवानी करते हैं, गन्ना लगाते हैं, ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद खरीद कर डालते हैं ना? डालते हैं अथवा नहीं? घर में जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करते हैं। पारंपरिक पद्धति है, हमारी भारतीय पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, उपयोगी है, व्यवहार्य है क्या, एक देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी कार्यशाला थी और निवृत्त उपकुलपति कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मेरे मित्र थे, हमने उनको बुलाया था उद्घाटन के लिए। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर पालेकर जी की जीरो बजट खेती से 1 एकड़ की फलों के वृक्ष लगाना है और उत्पादन लेना है तो 1 एकड़ में 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालना पड़ेगा, 60 कार्टलोड। मैंने उनको पूछा कि भाई 60 बैलगाड़ी कहाँ से आ गया, 59 क्यों नहीं, 61 क्यों नहीं, कैसे आपने कैलकुलेशन कैसे किया, गणित कैसे किया? बोले पालेकर जी, मैंने देखा कि 1 एकड़ जो अभी
फलों के पेड़ है, उस क्षेत्र में पोमग्रेनेट अनार होता है और ग्रेप होते हैं, यानी ग्रेप को क्या कहते हैं, अंगूर होते हैं उधर, और वो बहुत खर्चा करते हैं, गोबर का खाद बहुत डालते हैं। तो मैंने गणित किया कि 1 एकड़ के फल पेड़ विकसित होने के लिए, फल देने के लिए कितना एनपीके चाहिए, नाइट्रोजन फास्फेट पोटैश। अब कृषि वैज्ञानिक एनपीके उनको दिमाग में होगा, दूसरा क्या होगा। और फिर इतना एनपीके कितने बैलगाड़ी गोबर का खाद में है, मैंने कैलकुलेशन किया। अंत में मालूम पड़ा कि 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद 1 एकड़ में डालना पड़ेगा। अब मैं आपको पूछता हूं, 1 एकड़ में हर साल 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालना संभव है? कौन है महात्मा जी जिनको संभव है? कोई नहीं है, कोई नहीं। गौशाला की होगी, गौशाला को छोड़कर साधारण किसान की बात कर रहा हूं मैं, ये संभव। फिर मैंने सोचा कि भाई इसका भी हमने विकल्प किसानों को देना चाहिए। गांव के 2-4 किसान जिसके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, दूसरे किसानों से गोबर का खाद खरीदते हैं। जो किसान गोबर का खाद बेचता है, किसी कारणवश आर्थिक तंगी से उसकी भूमि भूखी रहती है, उपज न मिलने से बच्चे भूखे रहते, यह पाप खरीदने वालों के मत्थे चढ़ता है। ये पाप क्यों करे? क्या उसका विकल्प नहीं हो सकता? फिर मैंने प्रयोग चालू कर दिया कि कितना बैलगाड़ी गोबर का खाद चाहिए। तो 1 एकड़ में 60 बैलगाड़ी गोबर का खाद डाला, दूसरे एकड़ में 50 बैलगाड़ी, तीसरे एकड़ में 40 बैलगाड़ी, 30 बैलगाड़ी, 25 बैलगाड़ी गोबर का खाद, 20, 18, 16, 14, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बैलगाड़ी। 3 साल रेप्लिकेशन ले, इसके मात्रा बदल दी। अंत में मालूम पड़ा कि अगर आप हर साल 18 बैलगाड़ी यानी 9 मेट्रिक टन गोबर का खाद प्रति एकड़ हर साल डालते तो बहुत बढ़िया उपज आती है। फिर मैंने देखा कि कितनी गाय चाहिए 1 साल में, 18 बैलगाड़ी गोबर खाद के लिए 1 एकड़ में। तो देखा 10 देशी गाय चाहिए, 10 गाय, यानी 1 एकड़ में 10 गाय देशी। अगर सारे हिंदुस्तान में प्राचीन पद्धति से खेती किया जाए गोबर के खाद डालकर, तो 35 करोड़ एकड़ में हमें 350 करोड़ गाय चाहिए। अभी जो जनगणना हुई है, पशुओं की पशुगणना हुई है, उसके मालूम पड़ा कि 8 करोड़ गाय हमारे पास है। कितनी है? 8 करोड़। यानी सपने भी संभव, 18 बैलगाड़ी भी डालना संभव। तो फिर सोचा कि भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गोबर का खाद नहीं डाले लेकिन अच्छा उत्पाद मिले। फिर इसके पीछे मैं लग गया। बताने की बात यह है कि हमारी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, योग्य है, सुयोग्य है, लेकिन व्यवहारिक इसका विकल्प के रूप में एक नया टेक्नोलॉजी आया, उसको कहते हैं जैविक खेती। क्या कहते हैं? जैविक खेती। ये जैविक शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, ये ऑर्गेनिक का हिंदी में रूपांतरण, भाषांतरण। जैविक कृषि भारतीय पद्धति नहीं है, स्वदेशी पद्धति नहीं है, ये विदेशी पद्धति है। जैविक खेती में 3 संसाधन होते हैं। एक है कंपोस्ट खाद, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद, और तीसरा है बायोडायनेमिक यानी जैव गति विज्ञान, जिसको कहते हैं सिंग का खाद, देशी गाय के सिंग का खाद। ये 3 संसाधन जैविक खेती में होते हैं। कंपोस्ट खाद की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित नहीं हुई, ब्रिटेन में विकसित हुई। ख्याल में रहे, कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक हिंदुस्तान में विकसित नहीं हुआ, ब्रिटेन में विकसित हुआ।
तब हम ब्रिटिशों के अधीन थे, गुलामी में थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, उन्होंने उनको नाम दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। तो क्यों न हिंदुस्तान के किसानों को बताया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने वहाँ के एक उच्चतम प्रज्ञा के बहुत बड़े मेधावी कृषि वैज्ञानिक थे, डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड, उनको बुलाया गया। उनको बताया गया कि मिस्टर हावर्ड, यू गो टू इंडिया, आप भारत में जाइए और हमारी जो टेक्नोलॉजी है जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो हिंदुस्तानी किसानों को बताइए, कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड भारत में आए, देश भर घूमे, यहाँ के वायसराय ने उनकी सारी यात्रा का प्रबंध किया। गांव-गांव में गए, किसानों के घर में रहे, प्राचीन पद्धति का अभ्यास किया। इंदौर के महारानी ने उनको 300 एकड़ भूमि दी प्रयोग करने के लिए, और अंत में एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी। क्या कहती है वो रिपोर्ट, आप भी पढ़ सकते हैं, गैजेट में है। ये रिपोर्ट कहती है कि माननीय पंतप्रधान ब्रिटिश सरकार, आपने मुझे हिंदुस्तान भेजा था ताकि ये जो यूरोपियन ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्नोलॉजी है, जैविक खेती की कंपोस्ट टेक्नोलॉजी है, वो कितनी अच्छी है, भारतीय पद्धति से भी अच्छी है, ये बताने के लिए भेजा था। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान घूमा, यहाँ का अभ्यास किया, गांव-गांव में गया, उनके घर रहा, और सारा अभ्यास के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारतीय किसानों को जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंपोस्ट टेक्नोलॉजी बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय पद्धति इतनी अच्छी है कि यूरोपियन किसानों को बताने की आवश्यकता है। साथियों, एक विदेशी कृषि वैज्ञानिक बोलता है कि प्राचीन भारतीय पद्धति यूरोपियन टेक्नोलॉजी से अच्छी है, और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी अच्छी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी अच्छी है। कितना दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह के कृषि वैज्ञानिक हमें हमारे देश में मिल रहे हैं। साथियों, एक बात तय हुई कि कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, विदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी नहीं है। क्या उद्देश्य था उनका? ब्रिटिशों का उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य था जो हरित क्रांति के पीछे था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लूटना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना। कैसे, अब हम देखेंगे। प्रकृति के कुछ कानून होते हैं, कायदे होते हैं। पहला कायदा है अस्त्य परिग्रह, अनावश्यक संग्रह नहीं। देखिए, किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते निरंतर गिरते रहते हैं, आयु समाप्ति के बाद शरीर गिरता है, बारिश में वो विघटित होता है अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से, और भूमि में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है ह्यूमस। और एक बात दोहराऊंगा, पत्ते गिरते रहते हैं पेड़ पौधों के, आयु समाप्ति के उपरांत सारा शरीर गिरता है, बारिश में जीवाणु के माध्यम से वो शरीर विघटित होता है, डिकम्पोज होता है, और इस विघटन क्रिया के बाद एक पदार्थ तैयार होता है भूमि में, उसका नाम है ह्यूमस। ह्यूमस माने भूमि की उर्वरा शक्ति। Humus is the fertility of the soil. Humus is the prosperity of the soil. इसका मतलब है कि अगर ये वैज्ञानिक सत्य है कि ह्यूमस भूमि की उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, किसी भी पेड़ पौधे के जड़ें जो खाद्य लेती है वो ह्यूमस में से लेती है। ह्यूमस जड़ों का खाद्य भंडार है। अगर हमें हमारी भूमि उर्वरा बनानी है, फर्टाइल बनाना है, तो हमारा दायित्व क्या होता है?
हमें क्या करना चाहिए? भूमि में क्या करना चाहिए? ह्यूमस की निर्मित करना। और वही आघात हुआ, वही आघात हुआ। कैसे? मैं बताऊंगा। कैसा है? प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है ये। कैसा? पूर्ण षड्यंत्र हरित क्रांति और जैविक खेती, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साथियों। मैंने अभी बताया था कि ह्यूमस काष्ठ पदार्थ के यानी फसलों के अवशेष विघटित होने के बाद भूमि में तैयार होने वाला एक पदार्थ है जो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, फर्टिलिटी प्रदान करता है। वही के वही जड़ों को जो जो खाद्य चाहिए, जड़ों के पास उसकी निर्मित। जड़ों को नाइट्रोजन चाहिए, जब वो काष्ठ विघटित होता है, पत्ते विघटित होता है, उनके विघटन के बाद वही नाइट्रोजन जड़ों को मिलता है। वही के वही जड़ों के पास निर्मित, जड़ों के बाद नहीं। फॉस्फेट चाहिए, वही के वही उपलब्धि। पोटेश चाहिए, वही के वही उपलब्धि। सूक्ष्म खाद्य तत्व चाहिए, वही के वही उपलब्धि। उसको ह्यूमिक अम्ल चाहिए, एसिड चाहिए, वही के वही निर्मित, वही सप्लाई, वही आपूर्ति, जड़ के पास ही। संयोग चाहिए, हार्मोन चाहिए, वही निर्मित, ह्यूमस की निर्मित समय उसको जड़ों को उपलब्ध होती, वही के वही। इसका मतलब है कि जड़ों को जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी निर्मित जड़ों के पास ही होती है और जड़ों को वही के वही उपलब्ध किया जाता है। देखिए, जब सूक्ष्म जीवाणु काष्ठ पदार्थ को फसलों के अवशेष विघटित करते हैं और खाद्य जड़ों को उपलब्ध करते हैं, उसी समय जड़ अपने शरीर में से चीनी यानी कच्ची शर्करा, शुगर रिसाव करती है और जीवाणु को खिलाती है। क्या के लिए? ऊर्जा देने के लिए। यानी एक सहजीवन है। क्या है? सिम्बायोसिस है। सहजीवन है। जीवाणु बोलते हैं मैं आपको खाना दूंगा, लेकिन इसके बदले आपने मुझे क्या देना चाहिए? ऊर्जा देना चाहिए। मुझे चीनी मीठा पदार्थ खिलाना चाहिए। एक सहजीवन है। अगर मीठा पदार्थ तो दोगे तो मैं ह्यूमस की निर्मित करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि जड़ों के पास अगर विघटन क्रिया होती है तो जड़ और जीवाणु साथ में काम करते हैं, ह्यूमस की निर्मित करते हैं, भूमि को उर्वरा बनाते हैं। इसका मतलब है विघटन क्रिया कहाँ होनी चाहिए? जड़ों के पास होना चाहिए, जड़ों के बाहर। और जब आप वही काष्ठ पदार्थ फसलों के अवशेष यानी गन्ने का पत्ते हैं सूखे हुए, या धान का पुआल है, गेहूं का भूसा है ना, ये सारे जो अवशेष है, अगर आप वहां जड़ों के पास आच्छादन करके नहीं विघटित करते, जड़ों के बाहर कहीं कारखाने में खड्डे में आप कंपोस्ट तैयार करते हैं, वहां कंपोस्ट होता है, ह्यूमस नहीं होता, क्योंकि ह्यूमस बनाने वाले जड़ें वहां नहीं होती। ह्यूमस जड़ और जीवाणु के सहजीवन से निर्माण होता है, अकेले जीवाणु से नहीं होता। देखिए षड्यंत्र कैसा है। इसका मतलब है कि जो काष्ठ पदार्थ भूमि के सतह पर जड़ों के पास आप आच्छादन के रूप में डालोगे, ह्यूमस की निर्मित होगी। वही काष्ठ उठाया, कहां से उठाया? जड़ों के पास से उठाया, और काड़ी कूटा कहां डालने की बात कही आपको? खड्डे में, कंपोस्ट खड्डे में, जहां कंपोस्ट होता है, ह्यूमस की निर्मित नहीं होती। इसका मतलब उनका उद्देश्य क्या था? हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो। उनका, जिन्होंने जैविक खेती हमारे देश में भेजा, और जो कंपोस्ट खाद डालते हैं, निर्माण करते हैं, वो किसको मदद कर रहे हैं? उसी व्यवस्था को मदद कर रहे हैं। साथियों, इतना ही नहीं, रासायनिक खेती में वही बताया जाता है। मुझे बताइए कि अगर जड़ों के पास हम सारे जो फसलों के अवशेष है भूमि के सतह पर डालेंगे
तो ह्यूमस की निर्मित होगी। उसको जलाओगे तो ह्यूमस की निर्मित होगी क्या? नहीं होगी। कृषि वैज्ञानिक क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? जलाओ। क्यों जलाओ? मन में डर भरा देते हैं। जलाओगे नहीं तो उसमें कीटों के अंडे होते हैं, वो अंडे ज्यादा कीट आएंगे, बीमारियां फैलेगी, आपकी फसल चौपट होगी, तो इसलिए आपको क्या करे? जला। उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य ये था कि अगर आप डालोगे ह्यूमस की निर्मित होगी, जड़ों को एनपीके मिल जाएगा, तो आप खाद खरीदने के लिए कहां नहीं आओगे? बाजार में नहीं आओगे। हिंदुस्तान का पैसा कहां नहीं जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। एक षड्यंत्र था हरित क्रांति का। हरित क्रांति का एक षड्यंत्र था। जिसने हरित क्रांति हिंदुस्तान में भेजी उसका एक षड्यंत्र था, उस व्यवस्था का षड्यंत्र था। ख्याल में अभी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि की बात करते हैं, वायुमंडल में होने वाले बदलाव की बात करते हैं, उसके विनाश लीला जो चल रही है उसकी बात करते हैं। प्रसार माध्यमों में लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, बड़े बड़े परिषद हो रहे, कन्वेंशन हो रहे, अधिवेशन हो रहे उसके बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जब आप गोबर का खाद भूमि के सतह पर फैलाते हो, कंपोस्ट भूमि के सतह पर फैलाते हो, ये केंचुओं का खाद वर्मी कंपोस्ट भूमि के सतह पर फैलाते हो, उसमें 46% जैविक कार्बन होता है। कितना होता है? 46% ऑर्गेनिक कार्बन होता है। और जैसे ही हवा का तापमान 28 अंश शतांश के ऊपर चढ़ने लगता है, कितने अंश? 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चढ़ने लगता है, ये कार्बन मुक्त होने लगता है। और जैसे ही 36 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है, सारा कार्बन मुक्त होता है। हवा में प्राणवायु से उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में चला जाता है, साथ में मीथेन भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वायुमंडल में बदलाव आता है और विनाश होता है। विनाश होता है, भूमि का विनाश, पर्यावरण का विनाश, पानी का विकास, विनाश, अकाल बढ़ रहे हैं और तेज वर्षा बढ़ रही है। इसका मतलब है जो वो चाहते थे वही हो रहा है, जो वो चाहते थे। और पूरे दुनिया में घूमता हूं मैं, महीने में 25 दिन किसानों में रहता हूं, एक भी उदाहरण नहीं है जो लगातार जैविक खेती कर रहा है और फसल बढ़िया ले रहा है। एक भी उदाहरण नहीं है। बल्कि जो जैविक खेती कर रहे थे वो छोड़ रहे हैं, रासायनिक की तरफ दौड़ रहे हैं, नहीं तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक, जैविक खेती स्वदेशी नहीं है, विदेशी तंत्र है। 2, जैविक खेती एक खतरनाक विदेशी षड्यंत्र है हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म करने का, साथ में हमारी अर्थव्यवस्था को लूटने का। कैसे? हम देखेंगे। बाद में एक और तंत्र आया, उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी। जिस तरह कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, विदेशी तंत्र है, उसी तरह वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भी भारतीय नहीं है, स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। यूरोप में एक चर्चा चालू हो गई कि खाद्य पदार्थ में ये कैडमियम कहां से आ रहा है, आर्सेनिक कहां से आ रहा है, ये पारा कहां से आ रहा है, शीशा कहां से आ रहा है, क्योंकि ये खतरनाक जड़ है। कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड एक बहुत खतरनाक जड़ पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है। खोजबीन के बाद मालूम पड़ा कि रासायनिक खादों से आ रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों में इसके अवशेष थोड़े बहुत होते ही हैं। फिर उन्होंने देखा 10 साल के खोजबीन के बाद उनको यूरोपियन भूमि से, क्या नाम है, इस्नोफिटिडा, जो वर्मी कंपोस्ट के लिए हमारे यहां भेजा गया। जंतु मिल गया। जब जंतु मिल गया तो वर्मी कंपोस्ट के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया। शुरू में उनके दिमाग में भी नहीं था, एज ए बायोमॉनिटर उसका उपयोग, एज ए बायोमॉनिटर यानी जैव निर्धारक के रूप में कैडमियम की कितनी मात्रा है, आर्सेनिक कितनी मात्रा है, ढूंढ निकालने के लिए उसका उपयोग किया गया।
उसी दरम्यान यूरोप अमेरिका में बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरुआत हुई। नो मोर केमिकल, वी वांट केमिकल फ्री। हमें जहरीला नहीं चाहिए, जहर मुक्त खाद्य चाहिए, रसायन मुक्त खाद्य चाहिए। ग्रीन पीस मूवमेंट, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जैसी महासंस्था इसके पीछे लग गई। तो पूरे यूरोप में दबाव पड़ा रासायनिक खेती के इनपुट इंडस्ट्री पर कि भाई ये हमें नहीं खाना चाहिए या बंद करिए, इसका विकल्प दे, हमें जल मुक्त चाहिए। उस दबाव से चर्चा चली यूरोप अमेरिका में कि भाई रासायनिक खेती का विकल्प हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य हमारे वही होनी चाहिए जो रासायनिक खेती के पीछे थे, कि वहां की अर्थव्यवस्था की लूट हो नई टेक्निक से, साथ में प्राकृतिक संसाधन का विनाश हो। और फिर जैविक खेती के नाम से ये हमारे पर केंचों का खाद की टेक्नोलॉजी, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में भेजी। साथियों, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं कृषि विभाग के, अज्ञान में लोगों को बताते हैं। हमारे गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, वो भी अज्ञान में लोगों को बता रहे हैं कि जैविक खेती अच्छी है। गलत है, गलत गलत। वो भी बता रहे हैं कि ये जो स्नोफिटिडा है वो केचुआ है, उनको नाम दिया केचुआ का खाद, वो भी गलत है। साथियों, ये जो वर्मी कंपोस्ट के लाया गया स्नोफिटिडा है वो केचुआ नहीं है। ये खतरनाक भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है। इट इज नॉट ए अर्थवर्म, इट इज ए सरफेस फीडर वर्म, वेरी डेंजरस सरफेस फीडर वर्म। अगर मैं कहूं कि केचुआ के 16 लक्षण होते हैं, इन 16 में से एक भी लक्षण स्नोफिटिडा में नहीं है, तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है उसको केचुआ कहने का? पहला लक्षण है, अंग्रेजी में केचुओं को अर्थवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ माने मिट्टी, वर्म माने जंतु। जो जंतु मिट्टी खाता है वही क्या है? केचुआ है। क्या है व्याख्या, परिभाषा? जो जंतु मिट्टी खाता है वही केचुआ है। ये स्नोफिटिडा मिट्टी नहीं खाता, क्या खाता है? गोबर खाता है। जंतु कैसे हो सकता है? केचुआ कैसे हो सकता है? केचुआ नहीं है, ये अलग ही महा खतरनाक जंतु है ख्याल से। दूसरा गुणधर्म है, जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है, छेदों में से बारिश का पानी पूरा संग्रहित करता है भूजल में, वो केचुआ है। स्नोफिटिडा इज ए सरफेस फीडर वर्म। ये भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है, भूमि को छेद नहीं करता, उल्टा भूमि को कॉम्पैक्ट करता है, कठिन बनाता है। दूसरे लक्षण में भी नहीं आता। तीसरा लक्षण है, अगर केंचों को खाने को नहीं मिला, पड़ोस के खेत में भाग कर नहीं जाता, भूमि के सतह में अंदर जहां नमी है वहां समाधि लेकर सो जाता है। ये स्नोफिटिडा अगर आपके खेत में काम खाने के लिए नहीं मिला तो पड़ोस के खेत में भाग जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए जैसा, क्या बोलते हैं उसको, निर्दलीय क्या बोलते हैं, सांसद या विधायक जैसे। तो ये केचुआ केचुआ नहीं है, 16 में से एक भी लक्षण नहीं है। आई चैलेंज द यूनिवर्सिटीज, दे हैव टू प्रूव दैट इज ए अर्थवर्म। आई चैलेंज ओपनली। मूर्ख बनाते हो किसानों को केचुआ कहकर। साथियों, एक केचुआ नहीं है, एक खतरनाक जंतु। देखिए, जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्लांट लगाते हो, जड़ों के पास लगाते हो कि जड़ों के बाहर कारखाने में लगाते हो? कहाँ लगाते हो? हाँ, जड़ों के पास लगाते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये कौन है भाई? महाभाग यहाँ बैठे, ये बेचने वाले हैं शायद। कहाँ लगाते हैं? जड़ों के बाहर लगाते हैं, कारखाने में लगाते हैं ना, कारखाने में लगाते हैं। इसका मतलब ह्यूमस निधि तो रोकते हैं, का बढ़ाते हैं? रोकते। ह्यूमस को रोकते, भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म करते। पहली बात। जब आप स्नोफिटिडा को काष्ठ खिलाते हैं, उसमें से वो बायोमॉनिटर है, स्पेसिफिकली उसका गुणधर्म है, उसमें से कैडमियम उठाता है, आर्सेनिक उठाता है, पारा उठाता है, शीशा उठाता है, वर्मी कंपोस्ट में डिपॉजिट करता है, संग्रहित करता है, क्योंकि उसकी ये खासियत है।
जब आप वर्मी कंपोस्ट गोबर का खाद भूमि के सतह पर फैलाते हो, 46% ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है। जैसे धूप 36 डिग्री को चढ़ने लगती है, सारा कार्बन मुक्त होता है और हवा में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से मीथेन भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। विनाश ही विनाश। भूमि में बचते हैं कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड। भूमि से जड़ें उठाती है ये सारे हेवी मेटल्स, ये जड़ पदार्थ है, खतरनाक जहर है, हमारे शरीर में जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, तो हमें क्या होता है? चिकनगुनिया होता है, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। देश का गांव का पैसा शहर में, शहर गांव का पैसा विदेश में। ये खतरनाक षड्यंत्र है। जैविक खेती एक खतरनाक षड्यंत्र है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अगर जैविक खेती के नाम पर, विदेशी तंत्र के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर वो किसानों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, जिसका लाभ उसी महाव्यवस्था को हो रहा है, हिंदुस्तान को नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और गैर सरकारी संगठन है, एनजीओज है, किसानों को बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं कि जैविक खेती रासायनिक से भी कम खर्चीली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं? लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी माने कम खर्चीली। गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह कर रहे हैं। अज्ञान में हो रहा है, मुझे मालूम है, अज्ञान में हो रहा है, उनको मालूम नहीं, ये गलत है, उनको मालूम नहीं, वो लगता है उनको कि सही है, इसलिए बता रहे हैं, उनका दोष नहीं। हम उदाहरण लेंगे, जो कृषि वैज्ञानिक आकर बताते हैं कि भाई 1 एकड़ में 18 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालिए, जितना यूरिया, इतना फॉस्फेट, इतना पोटैश डालिए और इंडोसल्फान जैसे खतरनाक कीटनाशक दवा छिड़किए, आपका भला हो जाएगा। अब भला किसका होता है आपको मालूम है। जैविक खेती वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप क्या करें, एक प्रति एकड़ में 2 टन कंपोस्ट खाद डालिए, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आए हैं, जैविक खाद आए हैं, 50-50 किलो की बैग, वो 2-4 डाल दे और जैविक कीटनाशक दवा उसका उपयोग करें। अब हम तुलना करेंगे, जब कोई रासायनिक कृषि करने वाला, यानी कोई रासायनिक कृषि करने वाला किसान 1 टन टन है, कौन सी खर्चीली है? जैविक खर्चीली है या रासायनिक? कौन सी है? जैविक खर्चीली है। क्या बोलते हैं? जैविक खेती कम खर्चीली है और वास्तव में क्या है? ज्यादा खर्चीली है। इसका मतलब है मूर्ख बना रहे हैं। अगर कोई रासायनिक कृषक 1 यूरिया की बैग खरीदेगा, क्या कीमत है यूरिया की? 400 रुपये, 500 हो गई। लेकिन जब आप मार्केट में जाइए, 50-50 किलो की बैग खड़ी है, 10 किलो की, 20 किलो की, 50 किलो की रासायनिक खाद की, अपने जैविक खाद की 50 किलो की, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। कम से कम 600 रुपये लेकर 3000 रुपये बैग बेची जा रही है जैविक खाद। यानी रासायनिक कृषि में 400 रुपये और जैविक में कितना है? 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। कौन सी खर्चीली है? रासायनिक कृषि कम खर्चीली है, जैविक ज्यादा। इंडोसल्फान 500 रुपये लीटर। अभी मार्केट में जाइए, जैविक कीटनाशक दवाएं आए हैं, 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली 1 लीटर। अरे भाई 3000 से लेकर 10,000 रुपये लीटर तक भी दवा है यहाँ के पास। हाँ देखिए, 11,000 तो यही है बेटे, 12,000 देखिए, 18,000 देखिए, यही हमारे बैठे लेने वाले। यानी जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है, उससे कई गुना खतरनाक कौन सी है? जैविक कृषि है। जितनी जहरीली रासायनिक कृषि है, उससे कई गुना जहरीली जैविक कृषि है। और जितनी लुटारू, जेब कतरी, लूट करने वाली, शोषण करने वाली रासायनिक कृषि है, उससे कई गुना खतरनाक और लुटारू कौन सी है? नहीं चाहिए।
इसका मतलब है जो किसान जैविक खेती करता है देश को नुकसान पहुंचाता है, देश की अर्थव्यवस्था को मदद नहीं करता, किसको मदद करता है? विदेश के दुश्मनों को मदद करता है। ये देशभक्ति नहीं होगी। मुझे मालूम है अज्ञान में हो रहा है, मालूम है, लेकिन गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अज्ञान में दोष नहीं होता, वास्तव में अज्ञान को खुद का अस्तित्व नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान विरहित अवस्था, जहां ज्ञान नहीं हो अज्ञान अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये ज्ञान वहां तक लेके जाइए कि जैविक खेती कितनी खतरनाक है, अपने आप अज्ञान हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। ये काम आपको करना है, इसलिए 5 दिन की कार्यशाला रखिए, ये काम आपको करना है। साथियों, कंपोस्ट नहीं चाहिए, वर्मी कंपोस्ट। बाढ़ आने की बात आ रही है, कोई आता है बोलता है कि 1 एकड़ के लिए 1 देशी गाय का सींग लीजिए, नीचे गिरा हुआ, उसमें देशी गाय का ताजा गोबर सींग में भरिए और सींग 6 महीने देशी गाय के गोबर के खाद में गाड़ कर रख दीजिए। 6 महीने बाद वो सींग निकालिए, उसमें 35 ग्राम काली पाउडर है, वो बाहर निकालिए, 20 बैलगाड़ी गोबर खाद में मिलाइए और छिड़क दीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका फसल बहुत बढ़िया आएगा। अब मुझे बताइए, 1 एकड़ के लिए 1 देशी गाय का नीचे गिरा हुआ सींग। अब इन्होंने सुन लिया, गांव में चले गए, गांव में बैठक ली, मीटिंग ली, गांव ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमारे गांव में अब केवल क्या होगा, सींग के खाद का बायोडायनामिक की खेती होगी। इनके गांव में 2000 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ के लिए 1 सींग, 2000 में कितना चाहिए? कितना चाहिए? 2000 सींग देशी गाय का नीचे गिरा हुआ। मुझे 10 लाकर दीजिए, 10 लाकर दीजिए। फिर सारा तालुका घूमेंगे, जिला घूमेंगे, 10-20 मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेगा तो उसके पास जाओगे, प्रॉक्टर के पास न्यूजीलैंड में, कि भाई आपने बताया था कि 1 एकड़ में 1 सींग चाहिए, हमें 2000 सींग की आवश्यकता है, हमें 10 भी नहीं मिल रहे, क्या करें? आपने ऐसा क्यों बोला? वो बोलेगा शांत शांति से चाय भी पिलाएगा और बोलेगा किसने कहा आपको? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने जेब में से 1 कुप्पी निकालेगा, प्रिपरेशन इज 501, प्रिपरेशन 502, ये कुप्पी लीजिए, 500 रुपये मुझे दीजिए। पहले क्या लेगा? पैसे लेगा और कुप्पी आपको देगा और बोलेगा 20 बैलगाड़ी गोबर खाद में मिला दीजिए और आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी। पहली बात, आपके जेब में से 500 चले गए, शोषण किसका हुआ? हमारा हुआ। यानी कोई भी आता है किसानों की जेब काटने की बात करते, कोई भी आता है तंत्र के नाम पे, तकनीक के नाम पे किसानों की जेब काटी जाती है। साथियों, हमें हमारे दुश्मन बन रहे, ख्याल में। अब आपने 20 बैलगाड़ी गोबर खाद में वो 35 ग्राम काले काली कुप्पी का पाउडर डाल दिया, मिला दिया, फसल अच्छी आई, परिणाम 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद का है या 35 ग्राम का है? 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद का। मैंने प्रयोग किए, मैंने जांच लिया, सबको जांच लिया। मैंने क्या किया, 1 एकड़ में 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद डाला, दूसरे एकड़ में वो 35 ग्राम उसमें मिलाकर डाला। अंत में मालूम पड़ा कोई परिणाम नहीं, फसल उत्पादन उतना ही। इसका मतलब है परिणाम वो 35 ग्राम का नहीं है, काय का है? किसानों को जो भी आता है मूर्ख बनाता है, गलत है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि ये तो सही बात है, ये तो विदेशी टेक्नोलॉजी लग रही है, क्यों ना हमारे देश की टेक्नोलॉजी विकसित करें। पुराने ग्रंथ देखे उन्होंने, उन ग्रंथों का अभ्यास किया और अभ्यास करने के पश्चात हमारे कुछ लोगों ने एक तंत्र विकसित किया जिसको बोलते हैं मध, घी और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। 1 एकड़ के लिए आधा किलो देशी गाय का, आधा किलो मध और 1/4 किलो देशी गाय का घी, शहद, मध माने शहद, शहद, आधा किलो, हाँ हिंदी में हनी कहते हैं, बोल रहे
हाँ, इंग्लिश में मध कहते हैं, शहद कहते हैं। तो आधा किलो शहद, पाव किलो देसी गाय का घी, और बरगद के पेड़ के नीचे 15 किलो मिट्टी 1 एकड़ के लिए। अब मुझे बताइए, आपके पास 2000 एकड़ जमीन है आपके गांव में, अगर सारी भूमि में शहद का उपयोग करना है तो 1000 किलो शहद लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सारे जंगल के शहद खत्म कर देंगे, मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएगी, और मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएगी तो पराग सिंचन नहीं होगा, दाने खाने को नहीं मिलेंगे, पर्यावरण का विनाश यानी तंत्र नहीं होता। ख्याल में, एक मधुमक्खी रोज 18 किलोमीटर घूमती है, फूलों में 3000 फेरे लगाती है, फूलों में से मकरंद उठाती है, अपने हाथ में संस्कार करती है, और जो शहद तैयार करते हैं मानव के खाने के लिए नहीं, जमीन में डालने के लिए नहीं, अपनी रानी माँ को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, काम करी मक्खियों को खिलाने के लिए। ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। उनके घर मोम के बनते हैं। जब मधुमक्खी 10 लीटर मध शहद खाती है तो 1 किलो मोम बनता है। इसका मतलब है ईश्वर ने 2 काम दिए मधुमक्खियों को, शहद निर्माण करो, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने रानी माँ को खिलाओ, अपने काम करी मक्खियों को खिलाओ, और साथ में शहद निकालने की जो मकरंद नेक्टर लेंगे वो फूलों में जाए, ताकि क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पराग सिंचन होगा, और मानव को खाने के लिए अनाज मिलेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक चमचा मध खाते हो या भूमि में डालते हो, 150 मधुमक्खियां खाली पेट मारते हो। अगर सारे लोग मध का उपयोग करेंगे, मधुमक्खी नहीं बचेंगी, दाने नहीं भरेंगे, क्या खाएंगे, पत्थर। पर्यावरण का विनाश, ऐसी टेक्निक हमें नहीं चाहिए। 1 एकड़ में पाव किलो मध घी देसी गाय का ही, और 2000 एकड़ है 500 किलो क्या चाहिए, देसी गाय का घी। कौन कौन है रोज देसी गाय का घी खाते हैं सब्जियों में, और ऊपर से भी पीते हैं। कौन कौन है देसी गाय का उपयोग करने वाले। गौशाला छोड़कर साधारण किसान जिसके पास 1 गाय है, बस 5-6 लोग हैं। शहरों के लोग क्या खाते हैं, साथियों, 1 किलो घी बनाने के लिए 32 किलो दूध चाहिए। कितना चाहिए, 32 किलो दूध। 32 किलो दूध माने 1800 रुपए को हो गया, 200 रुपए प्रिपरेशन, 2000 रुपए किलो के नीचे आप बेच ही नहीं सकते, ऋषि घी बेच नहीं सकते। कहां से लाएंगे इतना घी। इसका मतलब है घी उपाय, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। 1 एकड़ के नीचे की 15 किलो बरगद की नीचे की मिट्टी 1 एकड़ के लिए। अब मुझे बताइए, गांव में कितने बरगद के पेड़ होते हैं। 1 होता है, 2-4 गांव में 1 होता है ना। अब पूरे गांव ने सोच लिया कि बरगद के नीचे की मिट्टी लेना है, सारे गांव के लोग वहां आएंगे खौर पावड़ा कुदाल लेकर, और खोदते सीधा अमेरिका से बाहर निकलेंगे। बरगद का पेड़ रहेगा। पर्यावरण का विनाश माने जैविक खेती, किसने लिखा है, गलत है। क्या कैसी सोच है इन लोगों की, मुझे मालूम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। पर्यावरण का विनाश करने वाला, हमारा शोषण करने वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। फिर बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अग्निहोत्र करना चाहिए खेत में, क्यों, तो हवा शुद्ध होती है। बिल्कुल सही है, हर घर में हिंदुस्तान में अग्निहोत्र होता है ना। शाम को हवा शुद्ध करने के लिए हम लगाते हैं ना, छोटे क्या उगाते हैं, कंडी डालते हैं और जलाते हैं। उसमें क्या डालते हैं, ये घर में होता है, घर में होता है, ये पुरान कास्ट है। लेकिन खेतों में, अब मुझे बताइए, ये मेरा खेत है, ये खेत में जहां से हवा अंदर प्रवेश कर रही है, मैंने वहां अग्निहोत्र जलाया, अशुद्ध हवा वही शुद्ध हो गई, चली गई, हवा बह रही है, अशुद्ध आ गई, शुद्ध होकर चली गई, अशुद्ध आ गई, चली गई।
24 घंटे हवा चलती रहेगी, अशुद्ध हवा आती रहेगी, अशुद्ध हवा चलती रहेगी, आप अग्निहोत्र जलाते रहोगे, वही काम है किसानों को, दूसरा काम ही नहीं है। भरे पेट के लोग क्या क्या नहीं और किसानों पर थोपते हैं, ये गलत है साथियों। ये प्रकृति में नहीं है। घने जंगल के विशालकाय पेड़ के नीचे आपको रासायनिक कृषि नहीं मिलेगी, जैविक कृषि नहीं मिलेगी, आपको योगिक खेती नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ईश्वर को मान्य नहीं है, इसको मान्य नहीं, आध्यात्म नहीं हो सकता, आध्यात्म नहीं हो सकता। स्वास्थ्य लाभ के लिए जंगल में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि जंगल की हवा शुद्ध होती है ना। ये जंगल की हवा शुद्ध करने वाले वहां तो अग्निहोत्र नहीं है, कौन है? पेड़ है। इसका मतलब है जंगल की हवा शुद्ध करना है तो पेड़ लगाना चाहिए, अग्निहोत्र जलाना चाहिए खेतों में। पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ तो काट रहे हैं, पेड़ तो काट रहे हैं। मैंने मेरे किताब में दिया है, कल किताब में मिल जाएंगी कि कौन सा पेड़ कितना प्रदूषक खींच लेता है, पोल्यूशन कंट्रोल कितना करता है। मेरे सारे मानक दिए, साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं, साइंटिफिक चैलेंज है कुछ वैज्ञानिकों को, सिद्ध करे मैं जो बोल रहा हूं गलत है, सिद्ध करे। एक दिन राजस्थान से कुछ लोग का फोन आया कि सर हम राजस्थान से बोल रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं अमरावती आकर। मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आसाम उड़ीसा में, बंगाल में मेरी कार्यक्रम है, मैं 15 दिन के पश्चात गांव में आऊँगा, तब आइए। तो फिर वो आए 15 दिन के बाद, खाना पीना हुआ, बैठक हुई, और फिर मैंने बोली आप कैसे आ गए? तो सर हमारे पास ऐसी एक विधि है अद्भुत। क्या है? बहुत ही अद्भुत है। तो क्या नाम क्या है? यौगिक खेती। क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, खेत के मेड़ पर खड़े होना है, मंत्र पाठ करना है, योग साधना करना है, अपने आप फसल बढ़ती है। अरे बोला ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं आपका प्रचार करूंगा, मैं आपका प्रचार करूंगा। केवल आपको सिद्ध करना होगा, आपको नहीं जाना है, आपको मैं लड्डू खिलाता हूँ रोज, ये 15 दिन 1 महीना रहना है, और एक एक गमला डाल लाता हूँ, उसमें मिट्टी डालता हूँ, आपको केवल मंत्र पाठ करना है, पौधों को बढ़ाना है। शाम को भाग गए। जो भी आता है किसानों को मूर्ख बनाता है। अरे क्या बात है ये? ईश्वर की व्यवस्था में है क्या ये? घने जंगल में वो ईश्वर की व्यवस्था है, वहां कोई अग्निहोत्र है, वहां कोई योग साधना है, मंत्र पाठ है, योगी खेती नहीं है। इसका मतलब भगवान को मान्य नहीं है। अगर भगवान को मान्य नहीं तो आध्यात्म कैसे हो सकता है? ये तो आध्यात्म नहीं है, पाखंड है, नास्तिकता है। सारी दुनिया भारत के तरफ 2 बातों के लिए देख रही है, एक तो शुद्ध आध्यात्म, शुद्ध योगा, 2 बातों के लिए। वही आध्यात्म हम कलुषित प्रदूषित करके दुनिया को देंगे तो दुनिया हमारी तरफ नहीं आएंगे। विश्व गुरु बनना है तो सारी शुद्धता में वहां निर्माण करना होगा। तो दिमाग में से जैविक खेती निकाल दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता। एक ही विकल्प है, वो है शून्य लागत की आध्यात्मिक खेती। यहां तक समझ में आ गया? ये भूत चले गए जैविक खेती के दिमाग में से? किसके किसके दिमाग में से भूत नहीं गया अभी तक? हाथ ऊपर उठाइए जिसके दिमाग में से वो जैविक खेती का भूत नहीं गया, रासायनिक खेती का भूत नहीं गया। कैसा कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी नहीं है हाथ। ठीक साथियों, एक ही पर्याय है हमारे सामने, वह है जड़ तक पहुंचना। जड़ तक पहुंचना वह है 0 बजट आध्यात्मिक कृषि। मैं किसान हूं, किसान का लड़का हूं। न जाने कितने हजार साल से हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। मैं भी खेती करता हूं और आज भी खेती करता हूं। लगभग 200-250 बीघा मेरी जमीन है दुर्गा में। पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर कॉलेज में,
उसी समय मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था आदिवासियों में मेलघाट पे, कि वहाँ की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है, इकोसिस्टम है, उसका आदिवासी के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, अभ्यास का विषय था। इसलिए हर रविवार को मैं कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से मेलघाट जाता था, वहाँ का अभ्यास चालू था। तो मेरे निरीक्षण जो मैंने किया तो ताज्जुब लगा कि जो मैं प्रकृति में देख रहा हूँ उसका उल्टा मुझे पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। जो प्रकृति में मैं देख रहा हूँ उसका ठीक उल्टा पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, सिलेबस में, एग्रीकल्चर कॉलेज में। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन पढ़ा रहे थे। मैं वहां देख रहा था कि कुछ नहीं डाल रहा है, मानो अनगिनत फल लग रहे, और ये बोल रहे कि एनपीके डालना चाहिए, गोबर का खाद डालना चाहिए। वहां मैं देख रहा था कि कोई छिड़काव नहीं है, तो बहुत बढ़िया पौधे हैं, कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बेदाग है फल। और याद दिख रहा था कि ये छिड़को, वो छिड़को, बात बता रहे। ठीक उल्टा क्यों पढ़ाया जा रहा है? अज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? लेकिन पढ़ता तो था। एक दिन सोचा कि अज्ञान पढ़ने के लिए मैं आया हूं। उसी दरमियान बीच बीच में हम विनोबा जी से मिलते थे। चर्चा के दरमियान उन्होंने क्या करोगे? नौकरी करोगे? हाँ, नौकरी करूंगा, इसलिए तो पढ़ रहा हूं। और कैबिनेट मिनिस्टर मेरे रिश्तेदार है, मैं तो जल्दी नौकरी लग जाएगी। गुलामी करेगा? ऐसा कुछ करो जो किसी ने नहीं किया। 2 दिन तक नहीं सोया, लगाए बेकार है, बेकार है, यूनिवर्सिटी बेकार है, सब अज्ञान पढ़ा रहे, अज्ञान का केंद्र है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। निकल आया। और मैंने जो पढ़ा था वो चालू कर दिया। मैंने इसको टेस्ट करना है, रासायनिक कृषि पहले, बाद में विकल्प की बात करेंगे। 1973 से लेकर 85 तक मेरा उत्पादन बढ़ता गया। 1985 के बाद उत्पादन घटता गया। मुझे सवाल पैदा हुआ मन में, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी ठीक है, फिलॉसफी ठीक है, तो उत्पादन घटना नहीं चाहिए, क्यों घट रहा है? ये मेरे साथ नहीं, केवल बाकी लोगों के भी साथ हो रहा था। तब हमारे उपकुलपति डॉक्टर उले माले जी थे, जो मुझे प्रिंसिपल थे कॉलेज में, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनको मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी टेक्नोलॉजी सही है, फिलॉसफी सही है, दर्शन सही है, तंत्र सही है, तो मुझे उत्पादन नहीं करना चाहिए, लेकिन घट रहा है। इसका उपाय बताइए, क्यों हो रहा है, इसका कारण बताइए। हंस बड़े बड़े सुभाष, एक ही उपाय है, इनपुट्स को बढ़ाओ। इंग्लिश में कहा इनपुट्स को बढ़ाने, रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाओ, नई नई नस्ल के बीज लाओ, नई नई नस्ल के कीटनाशक दवा छिड़को, ये करो वो करो, बाकी उनके पास कोई उपाय नहीं। मैंने सोचा इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पीछा छोड़ना चाहिए। जंगल का वो था मन में बैठा हुआ कि वहाँ एक स्वायत्त संस्था है, व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, मानव के हस्तक्षेप के बिना, उपस्थिति के बिना अनगिनत फल लगते, क्यों ना अभ्यास किया जाए। फिर जंगल में गया, 3 साल तक अभ्यास किया। फिर मेरे खेत में 12 साल उसको जांच लिया। वो जांच के मेरा जो अनुसंधान कार्य था, उस दरमियान मेरी पत्नी के गहने चले गए, मुझे कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी क्योंकि बहुत खर्चीला काम होता है। लेकिन एक तंत्र मुझे मिल गया जिसका नाम मैंने दिया जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि। आज 40 लाख किसान हिंदुस्तान में जीरो बजट खेती करते हैं। 40 लाख किसान, बहुत बड़ा आंदोलन बन गए हैं। विशेष रूप में दक्षिणी भारत में गांव गांव में आप जीरो बजट खेती के किसान देखेंगे। साथियों, जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि, इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो जीरो बजट आता है, दूसरा आता है आध्यात्मिक कृषि आता है। जीरो बजट क्या है? जब भी मैं बाहर जाता हूं, पत्रकार लोग मुझे लगातार सवाल करते हैं, कृषि वैज्ञानिक भी सवाल करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में वहाँ के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी
उन्होंने जैसी राज्यपाल की शपथ ली, रात को मुझे फ़ोन किया कि सर मैं अभी राज्यपाल बन गया हूँ, मुझे यहाँ बदलना है पूरा हिमाचल प्रदेश, आपकी डेट चाहिए। मैंने दे दी। यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप रखा, राज्यपाल खुद बैठे, वाइस चांसलर दोनों यूनिवर्सिटी के खुद बैठे, वैज्ञानिक बैठे, और किसान, हर ब्लॉक से किसान लाए उन्होंने, अधिकारी बैठे, कमिश्नर, डायरेक्टर और सेक्रेटरी, डेप्यूटी जॉइंट सेक्रेटरी सब बैठे। उनको एक ही सवाल किया मैंने, रासायनिक कृषि से उपज घटती है या बढ़ती है? वाइस चांसलर को 2 मिनट नहीं बोले। राज्यपाल जी वहां बैठे, मैं सवाल कर रहा हूं, माननीय उपकुलपति साहब मुझे जवाब चाहिए, रासायनिक कृषि से उपज घटती है बढ़ती है? बोले घटती है। तो क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? 4 दिन की कार्यशाला के बाद सारा माहौल बदल गया। वाइस चांसलर, उपकुलपति स्टेज पर आए, बोले आज से हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से रासायनिक खेती नहीं बताएंगे। बदलाव है ये बदलाव है, क्योंकि उनको स्वायत्तता दी गई है, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। तो ये बदलाव पूरा फैलना चाहिए, पूरा फैलना चाहिए। जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि में 2 बातें आती हैं। जीरो बजट, तो उनको मालूम नहीं जीरो बजट माने क्या, वो हमें सवाल करते रहते हैं। वास्तव में जीरो बजट का अर्थ ही अलग है। वो बोलते जीरो बजट हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, अभी हम बताएंगे। लिखिए जीरो बजट माने क्या। आपके पास कॉपी है, हर एक के पास है, पेन है, हाथ है, लिखिए लिखिए। जीरो बजट माने क्या। नंबर 1, मुख्य फसल का लागत का मूल्य अंतर्वर्ती फसलों के उत्पादन से निकाल लेना। अंतर्वर्ती फसलें क्या बोलते हैं आप उसको? इंटरक्रॉप को क्या बोलते हैं? सह फसलें। सह फसलों के उत्पादन से निकाल लेना। मुख्य फसल शुद्ध मुनाफे के रूप में लेना, बोनस के रूप में लेना, यानी जीरो बजट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप will be compensated by the income of the intercrops and main crop will be net profit, that is called zero budget. नंबर 1 समझ में आ गई? या मैं बाद में उसको वेरीफाई करूंगा। नंबर 2, बाजार से कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है, नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट एट एनी कॉस्ट। नंबर 3, जो भी संसाधन आवश्यक होंगे उनकी निर्मित कारखाने में नहीं करना है, हमारे खेत में, हमारे घर में करना है। नंबर 4, संसाधन निर्माण करने के लिए आवश्यक होने वाला कच्चा माल, रॉ मटेरियल, हाँ कच्चा माल, वो भी बाजार से नहीं खरीदना है, हमारे खेत में से ही उपलब्ध करना है या हमारे गांव में से उपलब्ध करना है। 5, जो भी संसाधन हम उपयोग में लाएंगे वे संसाधन जीव, जमीन, पानी, पर्यावरण का नुकसान करने वाले नहीं होना चाहिए। अब एक एक उदाहरण देंगे, है ना। जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक एक फसल की बात करते हैं, मोनोकल्चर की बात, बोलते हैं एक ही फसल लेना है, दूसरी उसके पास नहीं लेना है, वो उसका खाता है। क्या बोलते हैं? कंपटीशन होती है, स्पर्धा होती है दोनों में खाद्य तत्व लेने की। गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं? गलत कहते हैं। मुझे बताइए, जैसे ही मानसून की बारिश शुरुआत होती है, खेत के मेड़ पर, जंगल में एक के साथ एक सट कर सारे पौधे अंकुरित होते हैं, बढ़ने लगते हैं, और हर एक को बीज लगता है, हर एक को बीज लगता है। बड़े पेड़ के नीचे मध्यम पेड़, मध्यम पेड़ के नीचे झाड़ी, झाड़ी के नीचे पौधे, पौधे के नीचे बेल फैलने वाली, सबको फल लगते। क्यों?
अगर कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दूसरे का खाते प्रतिस्पर्धा होती है खाद्य की, उसके पास वो मत लगाइए, तो वहां तो फलना नहीं, बाकी जो पौधे उसको नहीं पलने देंगे, अकेला ही बढ़ेगा। ऐसा होता है क्या जंगल में? उल्टा सहजीवन है। इसका मतलब है ये कृषि वैज्ञानिक मूर्ख बना रहे हैं झूठ बताकर कि एक पौधा दूसरे का खाता है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। दिमाग में से प्रतिस्पर्धा निकाल दीजिए, प्रतिस्पर्धा निकाल दीजिए। उल्टा सहजीवन होता है, सहजीवन होता है। अब आप समझिए कि गन्ना लगाया आपने, गन्ने की बात करता कि गन्ने वाले बहुत सारे हैं यहाँ। कौन कौन है गन्ने वाले? मुझे मालूम है गन्ने का हिस्सा है साहब। 3,000 रुपये रेट मिल रहा है बोलते टन को। प्रति टन कितना मिल रहा है आपको? 2800 मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, मिल रहे हैं ना। पैसे कहाँ रख रहे हैं आप? पैसे कहाँ रखते हैं? इतना पैसा मिलता है गन्ने का, कहाँ रखते हैं? हाँ, स्विस बैंक में अकाउंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मालूम हुआ कि यहाँ अच्छे किसान है, गन्ना लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी वो मर्सिडीज बेंच कहाँ है? आपकी वो 4 व्हीलर कहाँ है बाहर? एक भी नहीं दिखाई दे रही। साथियों ख्याल में रहे, ख्याल में रहे। गन्ना उत्पादक अकेला गन्ना ले रहा है। आप मुझे बताइए 3 फुट पर गन्ने ले ले, 22,000 रुपये गन्ने का लागत का मूल्य हमने निकाला है, लगभग 45,000 आता है 1 एकड़ का। 45,000। अब गन्ना खड़ा हुआ, अंतर फसल कुछ नहीं, सब फसल कुछ भी नहीं है, और कारखाने वाले ने कह दिया हमें नहीं लेना है, जगह पर सूख गया। आपको क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। यानी जो लागत का मूल्य था वो तो आपको मत्थे चढ़ गया। आपके ऋण लिया ना, साहूकार से लिया, बैंक से लिया, वो तो रिकवरी ऑफिसर आएगा बंदूक लेकर, हमारा रुपया दे दो। और दूसरे साल गन्ना लगाना उसके लिए भी पैसे चाहिए, गृहस्थी चलाना उसके लिए पैसे। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं। क्या करोगे आप? क्या करोगे? 50 मिली इंडोसल्फान मोक्ष प्राप्ति है ना, दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा, कोई चारा। वही हो रहा है हिंदुस्तान में, वही हो रहा है, वही हो रहा है। आत्महत्या कैसे बढ़ रही है, वही कर रहा है, वही हो रहा है। साथियों, लेकिन अगर आप मेरी विधि से 8 फीट पर गन्ना लगाते, कितने फीट पर? 8 फीट। बीच में लोबिया लेते, मिर्च लेते, अरहर भी लेते, मूंग उड़द भी लेते, वहाँ अपना बैगन भी लेंगे, मैसूर भी लेंगे, और साथ में हल्दी भी लेंगे, अदरक भी लेंगे। गन्ने को पानी नहीं देंगे, गन्ने को कुछ भी नहीं करेंगे, पानी केवल 10% किसको देंगे? सब फसलों को देंगे। रासायनिक खाद नहीं, गोबर का खाद नहीं, कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं, कीटनाशक दवा नहीं, कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। केवल जीवामृत, घन जीवामृत डालना है, बस जीवामृत का छिड़काव करना है। अगर गन्ना आपका नहीं लेके गए तो आपको अंतर फसल, सब फसलों से कितना पैसा मिल गया? हाँ, बहुत सारा पैसा मिल गया। न लेके जाए, मैं गुड़ बनाऊंगा और 60 रुपए बेचूंगा, लेकिन तेरे कारखाने पे गन्ना नहीं लो, आत्महत्या करना पड़ेगा। इसका मतलब है जीरो बजट चाहिए हमें। क्या चाहिए? जीरो बजट। मुख्य फसल का लागत का मूल्य अंतर्वर्ती फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना, ये जीरो बजट। क्या खर्चा आएगा? मजदूरी, पानी का बिल, बिजली का बिल, कितना? 7,000 रुपए।
लेकिन ये अंतर फसल के पैसे कितने मिलते हैं? 42,000, 50,000। और गन्ना खड़ा है 50 टन 60 टन गन्ना खड़ा है, उसके पैसे अलग होते हैं। साथियों, इसका मतलब है मुख्य फसल का लागत का मूल्य अंतर्वर्ती सह फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना 0 रेट। दूसरा है नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, नन ऑफ द इनपुट्स विल बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब है कि कोई भी संसाधन बाजार से खरीदना नहीं है, क्योंकि गांव का पैसा शहर, शहर का पैसा विदेश, देश का पैसा विदेश, हमें नहीं करना है, नहीं करना है। आज तक हिंदुस्तान को लूटा गया, हजारों सालों से वही आ रहा है। अब इसके बाद ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहना चाहिए और विदेशों का पैसा भी हिंदुस्तान में आना चाहिए, आना चाहिए। तब कोई महासत्ता बनेगा। हमें महासत्ता नहीं चाहिए, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं हिंदुस्तान को। साथियों, इसका मतलब है बाजार से कुछ भी खरीदना आवश्यकता नहीं है। जीरो बजट खेती में अगर आपके पास एक देशी गाय है तो 30 एकड़ की खेती आप कर सकते हैं। कितने? 30 एकड़। 30 एकड़ माने कितना बीघा? 180 बीघा, 180 बीघा, 150 बीघा, अलग अलग बीघे है, अलग अलग क्षेत्र है। 145 बीघा हो ना? नहीं, ये बीघा सारा झमेला बना देगा, वो झगड़े लगा देगा किसानों में। ये बीघा नहीं चाहिए, 1 एकड़ का ठीक है ना? 1 एकड़ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। 6 बीघे का 1 एकड़ है, कोई 5 बीघे का है, 2.5 बीघे का है, 2.25 का है, 1.25 बीघे का है, अलग अलग है, अलग अलग। एकड़ ठीक है, एकड़ ठीक है। तीसरा है हमारा मुद्दा है कि जो भी संसाधन हम निर्माण करने चाहते हैं वो भी बाजार से नहीं खरीदना है, साथ में उसको कच्चा माल लगेगा वो भी बाजार से नहीं खरीदना है। एक देशी गाय है तो 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं, आपको कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। गोबर का खाद भी नहीं है, कंपोस्ट नहीं डालना है, वर्मी कंपोस्ट नहीं, रासायनिक खाद नहीं, कीटनाशक दवा नहीं, और बागवानी में और गन्ने में जोताई भी नहीं, कल्टीवेशन भी नहीं, लागत का मूल्य 0, कुछ भी डालना है। यानी जो भी कच्चा माल लगेगा वो बाजार से नहीं खरीदना है। एक गाय काफी है, एक गाय काफी है। अगर किसी के पास वो देशी गाय नहीं है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो चोरी कर लाना पड़ेगा। आप तय करिए, लेकिन गाय तो हमें देना ही पड़ेगा। और हाँ, चोरी करना है तो कर सकते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी, इसका भी बंदोबस्त हम कर देंगे। तो साथियों, सरकार के साथ भी चर्चा हो गई है, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन जी के साथ चर्चा हुई है, माननीय उमा भारती जी के साथ भी चर्चा हुई है। उनके घर तो 3 घंटे मीटिंग हुई। अंत में बोली कि जो मैं ढूंढना चाहती थी अभी मुझे मिल गया। चर्चा में एक बात सामने आई कि देशी गाय को बढ़ाना चाहते हैं और हर किसान को देशी गाय देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी, तो उनका हम स्वागत करेंगे सरकार का। इसका मतलब है गाय कोई समस्या नहीं होगी। और 8 करोड़ गाय है हमारे पास। मेरी विधि से अगर पूरी भूमि में खेती की जाती है तो केवल 3.5 करोड़ गाय चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, यानी आवश्यकता से दुगुनी गाय हमारे पास है। तो गाय समस्या नहीं। और जो भी संसाधन हम निर्माण करेंगे वो जीव, जमीन, पानी, पर्यावरण का विनाश करने वाले नहीं होना चाहिए। जैसे कंपोस्ट है, विनाश करता है ना? वर्मी कंपोस्ट क्या करता है? विनाश करता है। तो ऐसे संसाधन नहीं चाहिए, ऐसे संसाधन नहीं चाहिए। इस तरह लागत का मूल्य अंतर सह फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल मुनाफे के रूप में लेना है। जरूर समझ में आ गया? सबको आ गया? किसको नहीं आया? कोई है जिसको नहीं आया? देखिए, आध्यात्मिक खेती माने क्या? हमारी फसलों के या पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए, क्या बोलते हैं आप? वृद्धि बोलते हैं ना? हाँ, वृद्धि के लिए।
और इच्छित उपज मिलने के लिए, जो हमें चाहिए वो इच्छित उपज मिलने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पानी, छिड़काव, उन सारे संसाधनों की आपूर्ति की बोलते हैं आप, उपलब्धता बोलते हैं। आपूर्ति मानव नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, सरकार भी नहीं करेगी, केवल ईश्वर करेगा। इसको कहते हैं आध्यात्मिक खुशी। What are the inputs are required for the growth and development of the plant body will not be supplied by the human being, only will be supplied by the God. That is called spiritual farming. अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच बीच में हमारे यहाँ बहुत अच्छे युवा आए हैं जो IT इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको दिक्कत होगी, इसलिए मैं बीच बीच में अंग्रेजी ले रहा हूँ। तो हमारी परिभाषा क्या है कि पेड़ पौधों के, हमारी फसल की वृद्धि के लिए, है ना, और इच्छित उत्पादन मिलने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, छिड़काव है, सिंचाई है, जोताई है, इस सारी संसाधनों की आपूर्ति हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? ईश्वर करेगा। उसको कहते हैं आध्यात्मिक खेती। अब आपके मन में सवाल होगा, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? क्या मूर्ख बना रहे हो हमें? अरे ये क्या बात है? जोता ईश्वर करेगा, वो गोबर का खाद भी ईश्वर डालेगा, यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश भी वो भी डालेगा, दवाओं का छिड़काव भी वो करेगा, और ये सिंचाई भी वो करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम राजनीति करेंगे। क्या करेंगे? राजनीति करेंगे। आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आप श्रद्धावान नहीं है, आप श्रद्धावान नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, पाखंडी है, नास्तिक है, इसलिए विचार आए। नहीं तो आ नहीं सकता, संभव नहीं है। ईश्वर के व्यवस्था में जिसकी श्रद्धा नहीं, वो श्रद्धावान कैसे हो सकता है? श्रद्धावान कैसे हो सकता है? मैं उदाहरण दूंगा। मैंने सुबह बताया था, पूजा पाठ अध्यात्म नहीं है। पूजा पाठ हमारे मन की शांति के लिए किए हुए संस्कार है। क्या है वो? संस्कार है, अच्छे संस्कार है, गलत नहीं है, अच्छे संस्कार है, करना चाहिए, संस्कार है। मन अशांत है, शांत करने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन साथियों, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना ही आध्यात्म है। प्रकृति ईश्वर का संविधान है, मैंने सुबह कहा था। जो भी प्रकृति में स्थित है, ईश्वर का आदेश है। आप घने जंगल में जाइए, प्रकृति है, वो आम का विशाल का पेड़, इमली का विशाल का पेड़, जामुन का विशाल का पेड़, अनगिनत फलों से लदा हुआ, बिना मानवीय सहायता, मानवीय अस्तित्व खड़ा है। इमली के नीचे खड़े होकर इमली के वृक्ष को कितनी इमलियां लगी है माप कर दिखाइए, मैं 10 लाख रुपए बख्शीश दूंगा। संभव है? संभव है। असंख्य असंख्य। जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी तत्व पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट की कमी नहीं मिलेगी, पोटैश की कमी नहीं मिलेगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है यूरिया, नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फेट मिल गया, पोटैश मिल गया, सूक्ष्म खाद्य तत्व मिल गए। किसने दिए? आप जाते हैं रात को 12 बजे यूरिया डालते हो जंगल में? नहीं। इसका मतलब है किसने दिए? ईश्वर ने। आपके खेत में आप जोताई करते हो ट्रैक्टर से, वो भस्मासुर ट्रैक्टर, अगस्त महीने में इतनी जोताई करने के बावजूद अगस्त महीने में आपका हल भांगड़ा डांस करता है, अंदर नहीं घुसता। सही बात है? इतनी भूमि कठिन,
जंगल का एक एक जंगल आप उंगलियों से खोदोगे, पूरा जंगल खोद सको इतनी नरम। जोताई के बिना तो नरमपना नहीं आता, मृदु नहीं होती। जोताई हो गई है, जोताई हो गई है, किसने की? ईश्वर ने की। ईश्वर की व्यवस्था है। कौन सी है बाद में बताएंगे। आप इतने इंडोसल्फान छिड़कते हो, कीटनाशक दवा छिड़को तो भी बीमारी आती है, तो भी कीट आते हैं, फल टेढ़े मेढ़े होते हैं, फलों को दोष पैदा होता है, बेदाग नहीं होते। जंगल के फल देखिए बेदाग है, कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं। दवा छिड़कने के सिवाय हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है छिड़काव हो गया। किसने किया? ईश्वर ने। बरगाल आता है, लगातार 3 साल बारिश नहीं, आपके पेड़ सूखते हैं, खेत के फल के पेड़ सूखते हैं, लेकिन जंगल का पेड़ कभी सूखा है अकाल में? खेतों के मेड़ का पौधा कभी सूखा है? नहीं सूखा। इसका मतलब है वहां पानी मिल गया। मई महीने में दोपहर को 2 बजे हरे भरे वृक्ष विशाल काय खड़े हैं कड़ी धूप में, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में। पानी कहीं भी नहीं है, सारे स्रोत सूख गए हैं, कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन हरे भरे हैं। किसने पानी दिया? आपके खेत के तो सूख गए, वहां क्यों नहीं है? इसका मतलब पानी का प्रबंध हो गया। किसने किया? उसने किया। इसका मतलब है ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था है। ईश्वर ने मानव को कोई भूमिका नहीं दी। पौधों के वृद्धि में ईश्वर की भूमिका नहीं है, मानव की भूमिका नहीं है। ये केवल ईश्वर का निदान है, विधान। जंगल में आप कहाँ हो? पौधे बढ़ रहे हैं, अनगिनत फल दे रहे हैं, मानव के बिना। मानव की भूमिका कहाँ है? ये तो हमारा कोरा अहंकार है कि मैं खेती करता हूं, मैं बढ़ाता हूं, मैं उपज लेता हूं। ये कोरा अहंकार है, कोरा अहंकार है। ख्याल में दिमाग में से अहंकार निकाल दीजिए। यू आर नॉट क्रिएटर। आप निर्माता नहीं हो, आप निर्माण नहीं कर सकते, बिकॉज द गॉड हैज नॉट गिवन क्रिएशन पावर टू द ह्यूमन बीइंग। आपको निर्मित क्षमता ईश्वर ने नहीं दी है। साथियों, वो व्यवस्था क्या है, इसको समझना है। यानी 0 बजे खेती को समझना। मैंने एक ही काम किया, जंगल का 6 साल तक अभ्यास किया, 12 साल तक मेरे खेत में परीक्षण किए, और वही व्यवस्था जंगल से उठाई और आपके खेत में लाकर डाल दी। उसका नाम क्या दिया? 0 बजट आध्यात्मिक खुशी। वही उसकी व्यवस्था है, मेरी नहीं। मैं तो डाकिया हूं, उसने दिया, आपको सौंप रहा हूं। 0 बजट आध्यात्मिक व्यवस्था क्या है, अब हम देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक ठीक। पानी है? आपको विषय समझ में आ रहा है क्या? ऊपर जा रहा है कि अंदर घुस रहा है? घुस रहा है, ऊपर से नहीं भाग रहा है। ठीक।